Hey guys, hi everyone, good afternoon, and I welcome you all to a new chapter, guys. नए चैप्टर में आपका स्वागत है और नए चैप्टर का नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। बहुत ही शानदार चैप्टर गाइस, जिसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं दोस्तों, एंड दैट आर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड कॉम्पोजिशन स्कीम. If we take care of these 2 points, guys, 90% of the chapter will be taken care of. So let's get going without any further delay. Every moment counts, guys. मैं ज्यादा बातचीत नहीं करने में विश्वास रखता, मैं कर्म करने में विश्वास रखता हूं, and I want to deliver to the best of my ability as much as possible in the first session of this chapter, base charge of GST. जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों, सबको गुड आफ्टरनून गाइस. जनरली इट्स ईदर गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, बट टुडे हमारा ये सेशन दिन में 2 बजे हो रहा है. लेट्स गेट गोइंग. और आज हमें मोटिवेट करने के लिए है ओप्रा विनफ्रे. ये कौन है? ये एक बहुत ही बड़ी यूएस में एंकर हैं दोस्तों, और इनको बहुत लोग फॉलो करते हैं. एंड इनकी ये कही गई बात मेरे को बड़ी दिल पे लगी दोस्तों, तो मैंने कहा व्हाई नॉट शेयर इट विद माय फ्रेंड्स. द बिगेस्ट एडवेंचर यू कैन एवर टेक इज टू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स. दोस्तों, it's worth the risk that we should take, and to live the life of your dreams, guys, you will have to work every single day very very hard. You will have to work consistently, but अपने सपनों के पीछे भागने की जरूरत जरूर करना. वो एडवेंचर जिंदगी का बहुत ज्यादा जरूरी. सीए जब आप लोग बन जाओगे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने डिसेंट अमाउंट ऑफ पैकेजेस आने लगेंगे. But if you're planning to study further, if you're planning something else, if you're planning to open your business, if you're planning to go into teaching field, if you're planning to open your own consultancy, it is worth the risk. दोस्तों, by the time you will become chartered accountants, guys, let me assume your age to be 24-25. Okay, एक generic age ले रहा हूं दोस्तों, 24-25. मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, at that point of time, जब आप 24-25 होंगे, you will be unmarried, you will not have kids, you will not have too much of responsibilities of financial things. So that is the time to take risk. जब आने वाले टाइम में when you will get married, you will have a spouse, you will have children, तो आने वाले टाइम में दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएंगी. So the best time to take risk is when you are young, when you are able to work 12 hours a day for your dreams. And I am being very very honest. मैंने दोस्तों, आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी छोड़कर अपना फिर से चालू किया, बिकॉज वहां पर मेरे को अपने लिए फ्रूटफुल नहीं लग रहा था. आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, बट आई थॉट यार दिस इज द टाइम आई कैन टेक रिस्क. आई विल नॉट बी एबल टू टेक रिस्क एट द टाइम व्हेन आई टर्न 50 years old. ऑलराइट गाइस, तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. एंड मैं बता रहा हूं दोस्तों, नथिंग इज एज स्कैरी एज रिग्रेट. जिंदगी में जब रिग्रेट होता है ना यार, मैं उसे कह नहीं पाया, मैं ये काम कर नहीं पाया, तो वो रिग्रेट हमें बहुत खाता है, वो रिग्रेट हमें बहुत परेशान करता है. कोशिश करो, नाकामयाब हुए तो क्या हुआ, बुद्धि तो बढ़ेगी, विजडम तो आएगा यार, एक्सपीरियंस तो होगा. ऑलराइट गाइस, तो ईदर यू कैन विन और यू कैन गाइड. तो both ways it is beneficial, guys, both ways it is beneficial. But for the students who do not want to give it a shot, जो कोशिश नहीं करना चाहते, वो गड़बड़ हो जाती है guys. That is where it goes wrong. All right guys, with that all energy and enthusiasm and little motivation, let us get started with this chapter. Scope of this chapter, इस chapter में हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, हम लोग सीखने वाले हैं कि जीएसटी लॉ कहां कहां तक अप्लाई होता है, इंडिया कहां कहां तक एक्सटेंड करता है. उसके बाद वी गोना स्टार्ट विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड फॉलो इट विद द लास्ट पॉइंट, कॉम्पोजिशन स्कीम, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स दोस्तों ऑफ जीएसटी. बड़ा मजा आता है उसमें, मैं बच्चों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता हूं. एंड कॉम्पोजिशन स्कीम इज वन थिंग जहां पर बहुत ज्यादा मार्क्स का एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आ सकता है. नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट. ये एक बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है. And anybody who would like to take this Viva test, anybody who would like to raise his hand
और रेज योर हैंड एंड आंसर मी गाइस, क्या ये इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट क्या होता है, इंट्रास्टेट क्या होता है? मैं बहुत आसान सी चीज पूछ रहा हूं दोस्तों, तो आई वुड वांट वॉलंटियर्स। इट्स ओके इफ यू गो रॉन्ग, इट्स ओके अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन आज शुरुआत से ही चैप्टर में आप लोग हाथ उठाकर कोई बच्चा जो वॉलंटियर करेगा और मेरे को बताएगा कि इंट्रास्टेट क्या होता है या इंटरस्टेट क्या होता है, तो प्लीज रेज योर हैंड। दीक्षा ने बोला है यस, शिल्पा ने बोला है यस। रेज योर हैंड, आई विल इनवाइट यू, और आप लोग मुझे बताइएगा दोस्तों इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट क्या होता है। तो मैं सभी बच्चों से पूछूंगा, एक दो एग्जांपल्स बोलूंगा, और उसमें आप लोग मेरे को बताइएगा कि कौन सा इंटरस्टेट है, कौन सा इंट्रास्टेट है। यस गोपाल, सबसे पहले मैंने आपको इनवाइट किया है। Intrastate means within the state. Interstate means out of state. ओके, तो गोपाल ने बहुत इजी लैंग्वेज में और फटाफट बता दिया कि अगर एक स्टेट से उसी स्टेट में बेचा जाएगा तो दैट इज नोन एज इंट्रास्टेट, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जाएगा तो दैट इज नोन एज इंटरस्टेट। करेक्ट। नाउ गोपाल, माय क्वेश्चन टू यू, अगर मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विच इज वन यूनियन टेरिटरी, उससे लक्षद्वीप भेज रहा हूं, दैट इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी, उसे अपन इंट्रास्टेट मानेंगे या इंटरस्टेट? हेलो गोपाल, अगर दोस्तों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से लक्षद्वीप सामान भेज रहा हूं तो विल दैट बी कंसिडर्ड टू बी इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट? गोपाल बताइए। Interstate. Interstate. Well done. Superb. Thank you so much, Gopal. A loud round of applause for Gopal Balasaheb Wagmore. हाँ जी गाइस, इंटरस्टेट बिल्कुल सही। इधर देखिएगा गाइस, कहते हैं वेयर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर इन सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इट इज नोन एज इंट्रास्टेट। उसे क्या बोलते हैं? इंट्रास्टेट। Same state and same union territory. All right. However, where the location of the supplier and the place of supply of goods or services are in two different states, two different union territories, or a state and a union territory, it is treated as interstate supply of goods or services. अच्छा, अब everybody has to participate. अगर intrastate होता है, so the tax that we levy is, हम इस पर कौन सा टैक्स लगाते हैं गाइस? इस पर सर आप लगाते हैं CGST प्लस SGST। और अगर यही चीज यूनियन टेरिटरी में हुई, मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड से अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ही भेजा गया, तो सर वो तो इंट्रास्टेट हुआ ना। जब सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो इन दैट केस गाइस क्या लगता है? CGST प्लस UTGST। क्या लगता है? CGST प्लस UTGST। ऑलराइट गाइस, तो SGST की जगह क्या आ जाता है दोस्तों? UTGST आ जाता है। तो अगर स्टेट है तो SGST, UT है तो UTGST। नेक्स्ट गाइस, अगर टू डिफरेंट स्टेट्स हो, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हो, या स्टेट या यूनियन टेरिटरी हो, तो यहां पर तो दोस्तों एक ही टैक्स लगता है और उसका नाम है IGST। उसका क्या नाम है दोस्तों? IGST। इंटरस्टेट पर जो लगता है। फेयर एनफ। मूविंग ऑन गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये देखिए, SGST, CGST, SGST oblique UTGST are levied on all intra-state supplies of goods or services of both, while IGST is levied on all interstate supplies of goods or services of both. Extent and commencement of GST law. Extent and commencement of GST law. हमारा दोस्तों ये कानून कहां तक फैला हुआ है, कहां तक लागू होता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, CGST एंड IGST दोनों का एक ही है। CGST एंड IGST extends to the whole of India including the state of J&K, including the state of J&K। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो CGST है, जो हमारे केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून है फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, एंड दूसरा जो IGST है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है फॉर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, दोनों पूरे देश भर में लागू होते हैं।
Next, state GST law. This is an important thing, guys, and I would want each and every one of you to be super duper attentive in order to understand this point. State GST law extends to the respective states या फिर यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर. आप लोग जानते हैं दिल्ली, क्या दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है? द आंसर इज यस. दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी. हाउएवर, अगर आप दिल्ली में जाकर इनवॉइस लेते हैं, दिल्ली में जाके कोई सामान या सर्विसेज लेते हैं ऑफ इंट्रास्टेट नेचर, तो इन दैट केस क्या लगता है? सीजीएसटी लगता है और उसके बाद एसजीएसटी लगता है. क्या लगता है? सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है, बिकॉज दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी विद इट्स ओन लेजिस्लेचर. क्या दिल्ली का विधानसभा है, सेक्रेटेरिएट जिसे अपन बोलते हैं, जहां पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठ के डिस्कस करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिल्ली? हाँ या ना? द आंसर इज यस, है. नाउ इन दैट सिनेरियो उसमें कौन कौन आता है? दिल्ली, पुदुचेरी एंड जेएनके. कौन कौन आता है? दिल्ली, पुदुचेरी एंड जेएनके एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी. So there are 3 union territories which have their own Vidhan Sabha, जिसे बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर. एंड therefore दोस्तों, JNK में जाओगे, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली या पुदुचेरी जाओगे, even though they are union territories, you will find SGST in the invoice. So for the purpose of GST law, guys, ध्यान रखिएगा, these 3 union territories will be considered as state. यहां पर इन्हें क्या कंसिडर किया जाएगा? स्टेट कंसिडर किया जाएगा. ले लद्दाख का नहीं है? नहीं सोनू बेटा, नहीं. इधर देखिए, लद्दाख आपका आ जाएगा बेटा इन द यूटी जीएसटी एक्ट 2017. आपको याद है दोस्तों, जब जेएनके में आर्टिकल 370 हटाया गया, तो जेएनके को यूनियन टेरिटरीज में, जेएनके को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया और दोनों को यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया. और जेएनके को 2 हिस्सों में क्या क्या स्प्लिट किया? एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख. दोनों ही यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन जेएनके में विधानसभा है, लद्दाख में विधानसभा नहीं है. जेएनके में विधानसभा है. जेएनके का दोस्तों जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं, क्या दोस्तों वो वहां पर होते हैं? नहीं होते हैं. तो इधर देखिएगा, यूटी जीएसटी एक्ट extends to the union territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh यहाँ गया, Chandigarh and other union territories, that is the union territories without state legislature. Everyone clear about it? तो UTGST Act जो बनाया गया है दोस्तों, that extends to the territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Ladakh and Chandigarh. Definition of India for the purpose of GST law. सर, मैं इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाता हूं दोस्तों. India extends to 200 nautical miles from the Indian coastline for the purpose of GST law. अब ध्यान से देखिएगा गाइस, इधर ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात. ये हिंदुस्तान, अगर मैं यहां पर बैठकर कोई एक्टिविटी कर रहा हूं, श्रेराठी, ये तो इंडिया है ही है दोस्तों. लेकिन क्या इंडिया पानी में भी है? हाँ जी गाइस, पानी में भी है. और इंडिया पानी में कहां तक है दोस्तों? इंडिया पानी में कहां तक है? इट एक्सटेंड्स अप टू 200 नॉटिकल माइल्स. ये कहां तक एक्सटेंड करता है? 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है. एंड इन दीज 200 नॉटिकल माइल्स, अगर यहां कोई एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स हो रहा है, लेट्स से एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम द सी बेड, होता है कि नहीं दोस्तों? एक्सट्रैक्शन होता है दोस्तों from the seabed. तो in that case, in that scenario, everybody will have to help me out. क्या इसे in India ही माना जाएगा? तो यहां पर जो एक्टिविटीज हो रही है, will they be subject to GST? Yes, इन पर GST लगेगा, because this is within 200 nautical miles and that is considered to be in India.
एनी एक्टिविटी विच इज डन आफ्टर द 200 नॉटिकल माइल्स, इसे बोलते हैं हाई सीज। क्या बोलते हैं? हाई सीज। अगर यही एक्टिविटी यहां पर हो रही होगी दोस्तों, एनी एक्टिविटी जो यहां पर करी जा रही है दोस्तों, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं गाइस, नो जीएसटी, नो जीएसटी बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, क्योंकि आप इंडिया से बाहर चले गए। और जैसे ही आप इंडिया से बाहर चले गए तो इंडिया का कानून आपके ऊपर नहीं लगा। तो इंडिया का कानून जब आपके ऊपर नहीं लगेगा दोस्तों, तो विल जीएसटी बी इंप्लीमेंटेड? क्या जीएसटी लगाया जाएगा? द आंसर इज नो, जीएसटी विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? एवरीवन क्लियर अबाउट इट? वेल डन। आ जाओ गाइस, इजी सा पॉइंट था दोस्तों, नथिंग ट्रिकी अबाउट इट। इंडिया शैल बी कंसिडर्ड अप टू 200 nautical miles from the coastline, that is landmass, for the purpose of CGST Act. For the purpose of CGST Act. क्या कहा है? India shall be considered up to 200 nautical miles from the coastline, that is landmass, for the purpose of CGST Act. Therefore, any goods or services supplied in high seas होता है beyond 200 nautical miles, shall not be considered to be supplied in India and consequently shall not apply. Consequently, GST shall not apply. All right, guys. आ जाइए भाई, नेक्स्ट, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 9 गाइस। कहते हैं सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन। भाई जब टैक्स कलेक्ट करना है तो उससे जुड़ा हुआ कानून बनेगा। तो सब सर यहां पर क्या बोला सेक्शन 9(1) ने? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 देयर शैल बी लिवाइड अ टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी, Central Goods and Services Tax, on all intrastate supplies. On all intrastate. इंटर क्यों नहीं लिखा यहां पर, या यहां पर ऑल सप्लाईज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर इंटर में आईजीएसटी लगता है, उसके लिए आपको आईजीएसटी एक्ट पढ़ना पड़ेगा. व्हाट एम आई टीचिंग यू राइट नाउ and what will be taught to you majorly in the entire GST portion is the CGST Act. You will not be taught SGST Act, क्योंकि हर स्टेट का अपना SGST Act है. हाँ, ये बात सही है कि इट इज मोर लाइक आइडेंटिकल विद द CGST Act. यहां पर दोस्तों अपन क्या पढ़ रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द CGST Act. तो कहते हैं CGST कब लगता है गाइस? CGST कब लगता है? जब इंट्रा स्टेट सप्लाईज हो ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट एक चीज पर नहीं लगता. कौन सी चीज है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में भी बाहर कर दी गई थी, आर्टिकल 366(12)(a) जीएसटी के डेफिनेशन में भी बाहर कर दी गई थी, एंड दैट इज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. नो जीएसटी ऑन दारू except on the supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 and at such rate not exceeding 20%. ओहो, यहां पर एक गड़बड़ हो गई. 20% होगा या 28? मैक्सिमम कौन सा रेट होता है गाइस? मैक्सिमम कौन सा रेट होता है? याद करो, 20 या 28? फटाफट बताइए. अरे कोई मदद करने कोई राजी नहीं है. 28. तो यहां पर भी दोस्तों क्या होना चाहिए था? 28. क्या मैं सही बोल रहा हूं? एम आई आस्किंग यू? या हाँ जी गाइस, शिल्पा ने कहा 20, बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं 28. हाँ जी गाइस, द करेक्ट आंसर इज 20. ये जो यहां पर मैंने 28 लिख दिया है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों जो 28% आप इनवॉइस में देखते हैं वो तो 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी होता है. हे प्रभु. हाँ जी गाइस, ध्यान से सोचो, आपको कभी भी 28% सीजीएसटी नजर नहीं आएगा. हाँ, 28% आईजीएसटी नजर आ सकता है, लेकिन मैं आईजीएसटी एक्ट तो पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो सीजीएसटी एक्ट पढ़ा रहा हूं. तो व्हाट इज द मैक्सिमम रेट अंडर सीजीएसटी एक्ट? इट इज 20%. मतलब सर ये कहना सही होगा कि मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स दैट कैन बी लिवाइड इन इंडिया विल बी 40%, 20% सीजीएसटी, 20% एसजीएसटी.
20% CGST, 20% SGST, correct. The maximum rate that the government of India can levy on a product or a service is 40%. All right, guys. तो कहते हैं दोस्तों, on the value determined under section 15 and such rates not exceeding 20% as may be notified by the government on the recommendation of the council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person. Taxable person कौन है? The registered person under GST law or a person liable for registration, जो जाकर सरकार को टैक्स जमा कराएगा. तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ने क्या बोला कि इंट्रा स्टेट सप्लाई पर एक टैक्स लगेगा जिसका नाम होगा सीजीएसटी, अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन द वैल्यू डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 15, वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगेगा, एट द रेट नॉट एक्सीडिंग 20%, कम हो सकता है लेकिन 20% सीजीएसटी से ज्यादा नहीं हो सकता. All right, guys, not exceeding 20% as may be notified by the government on the recommendation of the council and collected in such manner as may be prescribed. अब दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा एनालिसिस बना रखा है दोस्तों. Let us understand the important terms of the above subsection to make it absolutely clear. This is the analysis. I would want you guys to do it by yourself. लास्ट का एक पॉइंट टैक्सेबल पर्सन अभी नहीं नजर आ रहा होगा, इट्स ओके. पहले 4 पॉइंट्स को समझ लीजिए एंड देन वी विल मूव ऑन to the 5th point. 1 minute to you guys. Go slow. Read it by yourself. Done, guys. Done, guys. अब सर ये सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है? इन्होंने कहा सबसेक्शन 2 stays where it is, मतलब सबसेक्शन 2 will overrule सबसेक्शन 1. तो सर ऐसा क्या लिखा है सबसेक्शन 2 में that it will overrule सबसेक्शन 1? सबसेक्शन 2 में दोस्तों 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा है जिन पर जीएसटी shall be levied at a later point of time when the GST Council recommends to do it. वही 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जो हम चैप्टर नंबर 1 में सीख कर आए थे. पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल. करेक्ट, यही 5 प्रोडक्ट्स गाइस. तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं 5वां पॉइंट. सीजीएसटी शैल ओनली बी कलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन और अ पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. टैक्सेबल पर्सन को जो बताया गया है. Is there any doubt whatsoever in the analysis portion? I don't think so. There should be any doubt. ये मैं आप लोगों को दोस्तों, अगर आप लोग देखते होंगे in my session, I try to make sure that I always keep you occupied. चाहे आप लिख रहे हो, क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर रहे हो, चाहे मैं आपको रीडिंग पैटर्न दे दूं, मतलब दोस्तों it is more important to make sure that everybody is participative in the class. इट्स ऑनलाइन क्लास. मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हैं. कोई बच्चा अगर यहाँ पर लेट कर पढ़ रहा हो गया, सो गया होगा, तो भी उसका दिख रहा है कि वो लाइव है. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट. अगर आप लोग कॉपी में नहीं लिख रहे हैं तो कई बार चैट जरूर करिए मेरे साथ. इट शोज दैट यू आर इनग्रॉस्ड, इट शोज दैट यू आर इन्वॉल्व्ड, एंड दैट गिव्स मी ऑल्सो अ लॉट ऑफ एनर्जी कि हाँ भाई बच्चे लगे हुए हैं. तो राठी जी आपकी आवाज धीरी क्यों हो रही है? जोरों शोरों से पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए. ओके गाइस, आ जाओ भाई. 9.2. The central tax on the supply of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit commonly known as petrol, natural gas and aviation turbine fuel shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the council.
और वही दोस्तों मैंने अभी बताया 5 प्रोडक्ट्स हमारे कहते हैं जीएसटी सीजीएसटी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्कस्ड अबव हैव बीन डिलेड. At this point of time, the old taxation system is being made applicable onto that. They shall fall under the purview of GST when the government, on the recommendation of the GST councils, notifies. Till then, the old taxation system shall be levied on such products. तब तक दोस्तों इनके ऊपर क्या लगेगा? The old taxation system shall be levied. आ जाओ भाई. Section 9(3), Section 9(3). ये भी क्या, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन में से है दोस्तों. और ये सेक्शन को समझाने के लिए आई एम गोना टेक एन एग्जांपल एंड यू गाइस आर गोना एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द एग्जांपल एंड आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर द नेक्स्ट 25 to 30 मिनट्स. अगर आपने दोस्तों मेरा कंसेप्ट समझ लिया, फिर उसके ऊपर मेरे को सारे पॉइंट्स डालना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. लेकिन अगर कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो गई, then it will create a lot of confusion. So if there is any doubt that you have, please make sure to shoot your all doubts onto me. कहते हैं section 9(3) which talks about reverse charge mechanism, RCM. कहते हैं the government may, on the recommendation of the council, by notification, specify categories of supply of goods or services or both. The government, on the recommendation of the council, specify करेगी. मतलब not every goods or services will fall under RCM. It is a specific list. It is an exhaustive list. सरकार द्वारा लिस्ट बनाई जाएगी कि ये चीजें हैं. The tax on which shall be paid on a reverse charge basis. ध्यान से सुनिएगा. On reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both, and all the provisions of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both. अब दोस्तों there are 2 types of charges. पहला the forward charge mechanism and दूसरा the reverse charge mechanism. So I'm going to help you out with making out of both the scenarios guys. इधर देखिएगा everybody. सबसे पहले forward charge mechanism. मिस्टर ए हैं, इन्होंने सामान बेचा है टू मिस्टर बी. ध्यान से देखिएगा. या कोई सर्विसेज दी हैं गाइस टू मिस्टर बी फॉर एन अमाउंट ऑफ लेट्स से 1 लाख रुपीस, जिस पर जीएसटी लगा है दोस्तों एट द रेट 12%. फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी दोस्तों मैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जीएसटी बोल रहा हूं दोस्तों. 1,12,000 रुपए. इस केस में क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो रेसिपिएंट होता है वो सामान या सर्विसेज का पैसा तो देता ही देता है, वो जीएसटी भी देता है. और जीएसटी किसे देता है, वो जीएसटी देता है. मिस्टर बी विल मेक द पेमेंट ऑफ 1,12,000 रुपीज टू मिस्टर ए. मिस्टर ए को वो कितना देंगे दोस्तों, 1,12,000 रुपए देंगे. जिसमें से नाउ व्हाट मिस्टर ए विल डू, मिस्टर ए क्या करेंगे, जितना उनका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसमें से वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करेंगे. आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 12,000 रुपए माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना वो आईटीसी पे कर आए थे एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द गुड्स, वो माइनस कर रिमेनिंग अमाउंट वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे. पेड टू गवर्नमेंट. पेड टू गवर्नमेंट. ऑलराइट गाइस, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. ये तो अपन अभी तक यही समझते हुए आए हैं यार. अभी तक जितना भी हमने चैप्टर नंबर 1 में एग्जांपल्स करे या जहां पर भी पढ़ा, वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. अगर मैं सामान दे रहा हूं तो मैं आगे से टैक्स कलेक्ट करूंगा. जो सामान या सर्विसेज मैंने ली थी जिस पर मैंने टैक्स पे किया था वो मैं माइनस करता हूं एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट आई पे टू द गवर्नमेंट. दैट इज नोन एज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इन विच
यहां वाले इस वाले एग्जाम्पल में मेरे को ये बताइए, बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर लास्ट में आ गया है? बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर आ गया है? मिस्टर ए या मिस्टर बी? फटाफट बताइए, मिस्टर ए या मिस्टर बी? एवरीवन, मिस्टर ए या मिस्टर बी? मिस्टर बी। तो यहां पर दोस्तों बर्डन ऑफ टैक्स मिस्टर बी के ऊपर है। Now moving on guys, now moving on to the second scenario, which is the reverse charge mechanism guys. And I would want each and every one of you थोड़ा सा फिर से ध्यान से सुनिएगा guys, बड़ा इंपॉर्टेंट आने वाला है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहां पर मैं दो अलग अलग लोग लेता हूं दोस्तों। लेट्स से मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ गुड्स या सर्विसेज दिए of a value of let's say 5 लाख रुपीस, जिन पर जीएसटी लगता है, एट द रेट 10% 50,000 रुपीज। ओके गाइस, तो टोटल अमाउंट निकल कर आता है 5,50,000 रुपीज। अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सरकार कहती है मिस्टर वाई, आपके ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स तो है ही है, आपको ये 50,000 रुपए का बर्डन ऑफ टैक्स का बियर करना ही करना है। However, now you will also have to take the burdens of compliance requirement. इसका क्या मतलब है? अब इन द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मिस्टर वाई विल ओनली पे 5 लाख रुपीज टू मिस्टर एक्स, वो 5 लाख रुपए एक्स को देंगे, एंड 50,000 रुपीज, जो ये 50,000 रुपए है, द टैक्स ऑन दिस सप्लाई, ये वाई डिपॉजिट कराएगा, टू बी डिपॉजिटेड बाय मिस्टर वाई टू गवर्नमेंट। इसमें एक्स को टैक्स नहीं मिलेगा, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं होता है। बर्डन ऑफ टैक्स बीट द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और बीट द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, द बर्डन ऑफ टैक्स स्टेज ऑन द रेसिपिएंट, स्टेज ऑन द कंज्यूमर। समझ में आया? द पर्सन परचेजिंग, द रेसिपिएंट आई शुड से। हाउएवर इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसके ऊपर एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है, रेसिपिएंट के ऊपर एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है, एंड दैट इज टू फॉलो द कंप्लायंस प्रोसेस अंडर जीएसटी लॉ। मिस्टर वाई को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। मिस्टर वाई विल डिपॉजिट 50,000 रुपीज टू द गवर्नमेंट। टोटल अमाउंट तो मिस्टर वाई को 5,50,000 ही देना था ना। टोटल अमाउंट तो मिस्टर वाई को 50,000 रुपए ही 5,50,000 ही देना था। उन्होंने 5,50,000 ही अपनी जेब से निकाले। बस फर्क इतना है कि 5 लाख रुपए उन्होंने मिस्टर एक्स को दिए हैं और 50,000 रुपए उन्होंने खुद से जाकर सरकार को जमा कराए हैं। अब कार्तिक कह रहा है आईटीसी किसे मिलेगा? बहुत अच्छा पॉइंट। मैं इसका डिटेल डिस्कशन इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर में करूंगा, लेकिन अब बात उठी है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इस चीज में मदद करूं। अब आते हैं दोस्तों, इफ वी टॉक अबाउट सबसे पहले मिस्टर एक्स ने दोस्तों जो आगे सप्लाई किया, दैट फॉल्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड बिकॉज मिस्टर एक्स इज नॉट कलेक्टिंग टैक्स, क्योंकि मिस्टर वाई ये 50,000 रुपए डायरेक्टली सरकार के पास जाकर जमा करा रहे हैं। हम इन दिस सिनेरियो गाइस मिस्टर एक्स के लिए इस ट्रांजैक्शन को क्या मानेंगे? इस ट्रांजैक्शन को एग्जेम्प्ट सप्लाई मानेंगे। क्या मानेंगे गाइस? एग्जेम्प्ट सप्लाई। और एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या आप टैक्स कलेक्ट करते हो? मेरे को बताओ, एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या आप टैक्स कलेक्ट करते हो? नहीं। इसे एग्जेम्प्ट सप्लाई माना गया कि उसने सामान बेचा है, सर्विसेज दी है, और अपने सामान या सर्विसेज का ही पैसा मिला है, उसे टैक्स मिला ही नहीं है। और अगर टैक्स नहीं मिला है
अगर टैक्स नहीं मिला है तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, विल ही बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ आईटीसी? क्या इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा? Will he be entitled to the benefit of ITC on the goods and services that he has provided, he has supplied to Mr. Y? No ITC, no input tax credit. रामबाण क्या बोलता है? रामबाण क्या बोलता है? आगे से टैक्स लोगे तो पीछे वाले का बेनिफिट देंगे, आगे से टैक्स लोगे तो पीछे वाले का बेनिफिट देंगे, लेकिन क्योंकि आपने आगे से टैक्स लिया ही नहीं, या आप ऐसे बोल सकते हैं आगे से टैक्स मिला ही नहीं, तो आपको क्या आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज नो. नाउ गाइज इफ वी कम ऑन टू मिस्टर वाई, क्या इन्हें आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा? दोस्तों, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर में मैं फिर बोल रहा हूं, वो ये पॉइंट जो अभी कार्तिक भाई ने पूछा है वो उस चैप्टर का रिलेट करता है, लेकिन याद करने की कोशिश करिएगा, मिस्टर वाई जो 50,000 रुपए जमा कराएंगे गवर्नमेंट को, इसमें से वो अपना आईटीसी माइनस नहीं कर सकते. ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो 50,000 रुपए होते हैं, द टैक्स ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही जमा कराने पड़ते हैं. ये 50,000 रुपए आप सरकार को जाके जमा कराओगे. अब यहां पर मिस्टर वाई कह रहे हैं, राठी जी सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने कहा बोलिए. कह रहे हैं मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसे अपन आईटीसी का लेजर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी 20,000 रुपीज का बैलेंस है. अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को जाकर 50,000 जमा कराइए. अरे मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी 20,000 रुपए है, तो क्या मैं मोदी जी को 50,000 माइनस 20,000 30,000 नहीं जमा करा सकता? द आंसर टू विच इज नो. ना, आपको ये 50,000 रुपए पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखाने पड़ेंगे, जमा कराने पड़ेंगे. अब मैं मिस्टर वाई को आगे समझाता हूं कि देखो मिस्टर वाई अंकल, आपके पास 20,000 रुपए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़े हुए हैं. 50,000 रुपए जो आप अभी मोदी जी को जमा करा कर आए, टैक्स जमा करा कर आए, ये अब आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर रहा है. उन्होंने कहा हाँ जी. अब मैं कहता हूं, जब आप अपने सामान को आगे बेचोगे, ध्यान से सुनना, आपने अपने सामान को आगे बेचा टू मिस्टर जी, और आपने इन्हें जो सामान बेचा 12 लाख रुपए का सामान बेचा, जिसपे 1,20,000 रुपीज आपने टैक्स कलेक्ट किया. कितना टैक्स कलेक्ट किया? 1,20,000 रुपीज आपने टैक्स कलेक्ट किया, तो टोटल आता है 13,20,000 रुपीज. अब आउट ऑफ दिस 1,20,000 जो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, इसमें से पहले आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करिए 20,000 का, जो यहां पर पड़ा है, और दूसरा अब आप अपना टैक्स माइनस करिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आप ऑलरेडी 50,000 रुपए जमा करा कर आ चुके हैं ना. आप 50,000 रुपए तो ऑलरेडी जमा करा कर आ चुके हैं ना, थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा. तो नाउ व्हाट इज द टैक्स दैट यू नीड टू डिपॉजिट इज रिमेनिंग 50,000. ये आपको टैक्स टू बी डिपॉजिटेड, टैक्स टू बी डिपॉजिटेड. ध्यान से सुनो मेरी बात, एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं कि आरसीएम वाले टैक्स को जमा कराने के लिए आईटीसी अवेलेबल नहीं करा जाएगा. आरसीएम वाला टैक्स हैज टू बी डिपॉजिटेड मैंडेटरी थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. हाउएवर जो आरसीएम वाला टैक्स है वो आपके लिए एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, एज आईटीसी का बेनिफिट दे देगा. जब आपको अगली पेमेंट सरकार को करनी होगी, जब आप आउटवर्ड सप्लाई करोगे, आप टैक्स कलेक्ट करोगे, तो क्या आप उसमें से माइनस कर सकते हो? द आंसर इज यस, आप उसमें से माइनस कर सकते हो. All right, guys. Every one of you clear about it? Do a thumbs up, guys. Do a thumbs up. आरसीएम वाला टैक्स जो पहले 50,000 थे दोस्तों, आरसीएम वाला टैक्स
क्या उसमें से आईटीसी माइनस कर सकते हैं? नहीं, वो तो जाके जमा कराओ। लेकिन आगे कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आती है तो उसमें से क्या जो हमने आरसीएम वाला टैक्स जमा करा दिया वो माइनस कर सकते हैं? हाँ जी, वो माइनस कर सकते हैं। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट माय पॉइंट इज? आ जाओ भाई, मूविंग ऑन। एनालिसिस ऑफ द अबव सबसेक्शन कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मींस द लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन द रेसिपिएंट। एक सेकेंड, जिस भी बच्चे ने हाथ उठाया, जस्ट कीप ऑन होल्डिंग योर हैंड। मैं एक बार ये पैराग्राफ पढ़ दूं। रिवर्स चार्ज मींस the liability to pay tax is on the recipient of supply of goods or services instead of the supplier of goods or services in respect of the notified categories of supply. There is a specific list of goods and services which fall under this mechanism. सर एक डाउट है, सिद्धार्थ को डाउट है। सिद्धार्थ, मैंने आपको इनवाइट किया है, शूट योर डाउट। बोलो बेटा। हेलो। हाँ सिद्धार्थ बोलो। सर मैं देख रहा था सर, एक बार एग्जांपल दिखा दीजिए। हाँ जी, ये लीजिए। हाँ जी सर जैसे मिस्टर ए ने जो परचेज करा सर, वो उसने पहले पीछे से उसने मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से परचेज करा, और फिर सर उसने आगे जो बेचा मतलब उसने सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से बेचा। नहीं, मिस्टर ए वाला बोल रहे हो, मिस्टर एक्स वाला बोल रहे हो? मिस्टर ए वाला सर। तो मिस्टर ए और मिस्टर एक्स को क्यों कंबाइन कर रहे हो? नो सर, मिस्टर ए ने जो परचेज करा सामान, जो सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में परचेज किया, और पर सर तो उसने आगे जो सेल किया पर उसने वो उसमें उसने रिवर्स फॉरवर्ड चार्ज चार्ज मैकेनिज्म लगा रखा है ना मैंने तो यहाँ पे। यस सर। डाउट क्या है बेटा? सर जो मतलब कोई भी गुड्स है सर, उसने सर जो आगे बेचा तो सर उसने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सेल किया। तो वो तो ये वाला एग्जाम्पल हुआ ना यार, एक्स वाई वाला। ओके 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 सर, जो थोड़ा सा आप एग्जाम्पल कंफ्यूज। देख ए बी की तरफ रहे हो और बोल एक्स वाई कर रहे हो। एक्स ने कोई सामान या सर्विसेज ली, लेट्स से, ठीक है ना, यस यस और सर। इस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगा, ठीक भाई। मिस्टर यस एक्स ने टैक्स पे किया जब उसने परचेज किया, ठीक है। यस अब यस आपने सर। आगे बोला कि मिस्टर एक्स ने जब मिस्टर वाई को बेचा तो आरसीएम लग गया। मैंने यस कहा सर। ठीक बात है, चलो आरसीएम लग गया। अब जब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बेचा और आरसीएम लगा तो हम मिस्टर एक्स के लिए ये वाली सप्लाई को क्या मानेंगे? यस सर, एग्जेम्प्ट। एग्जाम सप्लाई कर देंगे सर। एग्जेम्प्ट मानेंगे तो एग्जेम्प्ट में क्या माना जाएगा मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से टैक्स कलेक्ट किया? नो सर। तो अगर टैक्स कलेक्ट नहीं किया तो जो मिस्टर एक्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पर टैक्स पे कर करा रहे थे, क्या उसका आईटीसी मिलेगा? नो सर। बस बात खत्म। ओके सर, थैंक यू सर। सिंपल सर, वही रामबाण ध्यान रखना। रामबाण क्या है हमारा? कि हम जब तक आगे से टैक्स नहीं वसूलने की बातचीत करेंगे तब तक आईटीसी नहीं मिलेगा। ढाई बजे का टाइम है ना सर। सोनू बेटा पता नहीं आप ग्रुप में रहते हो नहीं रहते हो, पूरा क्लियर कट, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं था कि 2 बजे का टाइमिंग है। अब आप आके कहते हो 2:30 बजे का टाइमिंग है, 2 बजे का टाइमिंग था। हाँ जी गाइस, इधर देखिए, ये वही एग्जांपल है दोस्तों। कीकू प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ 20,000 टू T2। ये है कीकू और ये है T2। T2 deposits GST with the government. T2 makes the payment of 20,000 to Kiku. Kiku is the service provider and T2 is the service receiver. आ जाओ guys. Supplies covered under 9.3 have been specifically including depending upon the nature of goods and services and the nature of the supplier. Under 9.3 there is a specific list of goods or services on which the tax shall be paid on reverse charge basis. The list has been discussed in detail ahead. It shall further be noted that all the provisions of the CGST Act shall apply to the recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services of both. ठीक है जी,
ये तो हम ऊपर ही पढ़कर आए थे कि ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब रेसिपिएंट पर आ गई है। बर्डन ऑफ टैक्स तो वो पहले भी बियर करता था, अब लीगल कंप्लायंसेस के बर्डन भी आ गए हैं। The government has taken all such goods or services under reverse charge where it deems that the tax collection will be much higher from the recipient instead of the supplier. The tax collection will be much higher from the recipient instead of the supplier. Moving on guys, अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है. It is important to note that GST being an indirect tax, burden of tax has to be ultimately passed on to the recipient. Under reverse charge also, the burden to pay GST is on the recipient, but the compliance requirement, that is to obtain registration under GST, deposit tax, filing returns with the government, has been now shifted from supplier to recipient. ऑलराइट, बर्डन ऑफ टैक्स पहले भी था, अभी भी है, बस पीछे से किसी ट्रांजैक्शन पर आईटीसी नहीं मिलेगा मिस्टर एक्स को. इफ मिस्टर एक्स इज सप्लाइंग ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज जिस पर आरसीएम लगता है, तो शिल्पा आपका स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट. ही विल नॉट बी अलाउड आईटीसी ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट ही हैज अवेल्ड, दैट ही हैज परचेज्ड, दैट ही हैज प्रोक्योर्ड. ऑलराइट, अब आ जाइए गाइस, एक एग्जांपल बनाऊंगा दोस्तों, और मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लिस्ट में से ही उठाकर एक एग्जांपल बना रहा हूं इन ऑर्डर टू हेल्प यू आउट व्हाई वाज देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 93. हमें ये समझना जरूरी है. जैसे ही आप ये समझ लोगे ना कि 93 क्यों आया, वैसे ही आप समझ जाओगे कि अच्छा इसके अंदर अब कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं. तो लेट अस डू इट गाइस, हेल्प मी आउट. अब इधर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये नाम सुना होगा दोस्तों, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी गाइस. इसके दोस्तों हजारों लाखों एजेंट्स हैं. ये कौन है दोस्तों, मैं अलग अलग कलर के बना रहा हूं सो दैट ब्यूटीफुल. आहा, सुंदर, अति सुंदर दोस्तों. आहा, ये हजारों लाखों एजेंट्स हैं. इन्हें अपन क्या बोलते हैं प्यार से, एजेंट्स. एजेंट्स क्या करते हैं दोस्तों, एजेंट्स घर घर जाते हैं और आपके मरने के फायदे आप ही को सुनाते हैं कि राठी जी लुढ़क गए ना तो घर वालों को 2 करोड़ रुपया मिलेगा. अब देखो, कहीं ना कहीं दोस्तों ये बड़ी रियलिस्टिक बात है कि अगर इस दुनिया में आए हैं तो जाना भी है, और हम चाहते हैं कि हम रहें या ना रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहना चाहिए. अब परिवार सुरक्षित के लिए दोस्तों ऐसा तो नहीं है ना कि मेन गेट के आगे लोहे के 5 दरवाजे लगा दो, नहीं. हम वैसी सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल सुरक्षा की बात कर रहे हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए. एंड इसीलिए दोस्तों एक फैमिली जिसमें 4 से 5 लोग रहते हैं, तो यू विल मेजरली फाइंड दैट देयर आर 1 or 2 अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली. जनरली मैं बता रहा हूं दोस्तों, पैन इंडिया बेसिस पर हर एक मेंबर ऑफ द फैमिली इज नॉट अर्निंग. आप लोग जानते हैं दोस्तों बड़े अच्छे से. नाउ इन दैट सिनेरियो, नाउ इन दैट केस, खुदा ना खास्ता अगर अर्निंग मेंबर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो एंड ही पासेस अवे, तो व्हाट शैल हैपन टू द नॉन अर्निंग मेंबर्स. उन्हें फिर भी अपनी जीवनचर्या, खाना पीना, बिजली पानी, रेंट, बच्चे की एजुकेशन, पढ़ाई, खर्चा, ये सब तो रहता ही रहता है दोस्तों. तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस गाइस, सरकार ने क्या कहा, इधर देखिए, सरकार, ये LIC के एजेंट्स ने क्या कहा कि भाई साहब पॉलिसी लीजिए. हम नहीं चाहते कि हमें कमीशन मिले राठी जी, हम नहीं चाहते. मैंने कहा झूठे, पूरा कमीशन के लिए लपेट रहा है मुझे और कहता है हमें कमीशन ना मिले. मगर हम चाहते हैं कि अगर आप लुढ़क गए तो घर वालों के पास खूब पैसा रहे. तो बार बार मैंने कहा एजेंट से, कितनी बार लुढ़काएगा भाई, तू तो बिल्कुल यूनिवर्स में अपनी
थॉट्स भेज रहा है कि राठी जी लुढ़क गए, राठी जी लुढ़क गए। हाँ जी, अब इधर ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए। अब बात मुझे उसकी सही लगी, रियलिस्टिक लगी। तो एजेंट्स क्या करते हैं? एजेंट्स पब्लिक के पास जाते हैं। एजेंट्स किसके पास जाते हैं? पब्लिक के पास जाते हैं, घर घर जाते हैं दोस्तों, पॉलिसीज बेचते हैं। अब एजेंट्स ने पॉलिसी बेची दोस्तों, तो मैंने चेक बनाया। तो चेक क्या मैं एजेंट के नाम का बनाऊंगा? चेक क्या मैं एजेंट के नाम का बनाऊंगा दोस्तों, या चेक मैं एलआईसी के नाम का बनाऊंगा? आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू हेल्प मी आउट इनटू दैट सिनेरियो गाइस। मैं जो चेक बनाऊंगा दोस्तों, वो एजेंट के नाम का बनाऊंगा या एलआईसी के नाम का बनाऊंगा? फटाफट बताइए। सर आप तो एलआईसी को ही पैसा दोगे ना, इंश्योरेंस कवर एजेंट थोड़े ना दे रहा है। खुदा ना खास्ता आप लुढ़क गए, फिर लुढ़क गए, मतलब खुदा ना खास्ता कुछ भी हो गया तो एजेंट थोड़ा ना पैसा देगा, पैसा तो एलआईसी देगी। तो पब्लिक प्रीमियम पे करती है गाइस, पब्लिक प्रीमियम जिसे बोलते हैं एलआईसी प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एलआईपी बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। जैसे ही पॉलिसी खरीद ली जाती है, एलआईसी को प्रीमियम मिलता है, वैसे ही एजेंट एलआईसी के दरवाजे पर आके मत्था टेकता, कह रहा आज तो पैसा मिलेगा। और एलआईसी दोस्तों यहां पर एजेंट्स को क्या देती है? कमीशन देती है। ऑलराइट गाइस, यहां तक कि क्या स्टोरी में कोई भी मतलब आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। एजेंट्स पब्लिक के पास जाती है, आम जनता के पास जाती है, उन्हें बताती है कि एलआईसी की पॉलिसीज आई हैं और ये पॉलिसीज लेने पर फायदा रहता है। अब इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, इन दैट सिनेरियो देयर आर टू ट्रांजैक्शन इन दिस एंटायर स्टोरी। ट्रांजैक्शन नंबर 1 जिसे मैं बोलूंगा सप्लाई नंबर 1। व्हाट इज द फर्स्ट सप्लाई गाइस? ध्यान से सुनिएगा। सप्लाई नंबर 1, जहां पर एलआईसी और पब्लिक के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें एलआईसी इज द सर्विस प्रोवाइडर एंड पब्लिक इज द सर्विस रेसिपिएंट। एलआईसी पब्लिक को सर्विस दे रही है। किस चीज की सर्विस दे रही है? दे आर इंश्योरिंग देयर लाइफ for which the public is making the payment to the LIC in the form of premium, कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो घर वालों को पैसे मिलेंगे। ये ट्रांजैक्शन गाइस आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला ट्रांजैक्शन है। ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला ट्रांजैक्शन है। तो जो पब्लिक एलआईसी को पैसा देती है, जिस पैसे का नाम होता है प्रीमियम, तो क्या उस प्रीमियम पर जीएसटी भी लगता है? द आंसर इज यस, उस प्रीमियम पर जीएसटी भी लगता है। All right guys, this is forward charge mechanism. Now comes on to the scenario which is supply number 2, and supply number 2 is between agents and LIC. अब इस केस में एजेंट्स ने क्या सर्विस दी? एजेंट्स ने एलआईसी की पॉलिसी बेची और एजेंट्स को उसके बदले में एलआईसी से पैसा मिला और उस पैसे को अपन कमीशन का नाम बोलते हैं। नाउ गाइस इधर ध्यान से सुनिएगा। Who is the service provider in this case? Who is the service provider? The service providers are agents and the service recipient is LIC. LIC ने एजेंट्स की सर्विस ली है अपनी पॉलिसी बेचने के लिए, and for that LIC is making a payment of commission to the agents. As simple as that. हाँ या ना? As simple as that. अब नाउ इधर ध्यान से सुनिएगा गाइस। सरकार ने देखा कि हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों एजेंट्स हैं और वो कमीशन पर जीएसटी नहीं ले रहे हैं। अब मोदी जी फटाफट एक एजेंट के पास पहुंचे और एजेंट से कहते हैं आप एलआईसी एजेंट है ना? अरे मोदी जी, अरे वाह वाह वाह, आज तो बकरा खुद ही चल कर आया है। मोदी जी आप भी काफी बुजुर्ग हो गए हैं, खुदा ना खास्ता आप लुढ़क गए तो करे चुप 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 चुप।
अभी एक और टर्म करके जाऊंगा, तो कहां मेरे को मारने की बात। नहीं तो हम LIC एजेंट है, हम अपनी पॉलिसी नहीं बेचेंगे, हमारा धर्म है। हमें कोई रात को भी उठाता है पानी पीने के लिए, कह रहे अगर तू मर गया तो तेरे घर वालों को पैसा देना चाहिए, मिलना चाहिए। हमारा काम है पॉलिसी बेचना। अब इधर ध्यान से सुनिएगा, इधर ध्यान से सुनिएगा। एजेंट मोदी जी को पॉलिसी बेचना चालू करे उससे पहले मोदी जी ने कहा, तूने अभी पॉलिसी बेचकर आ रहा है पब्लिक को, तेरे को कमीशन मिला, उस पर तूने GST क्यों नहीं लिया? GST क्यों नहीं लिया? वो एजेंट ने क्या कहा होगा, मोदी जी आई एम अ छोटा एजेंट, छोटू एजेंट। ये छोटू एजेंट क्या होता है? माई कमीशन एनुअली इज जस्ट 8 लाख रुपीज। मेरा कमीशन एनुअली सिर्फ 8 लाख रुपए का है। और आप तो जानते हैं, इफ आई एम अ सप्लायर ऑफ सर्विस, तो मुझे तो 20 लाख रुपए तक, मुझे तो 20 लाख रुपए तक GST में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली 20 लाख की लिमिट होती है ना दोस्तों, 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ही 10 लाख की लिमिट है, बाकी तो 20 लाख की लिमिट होती है। सप्लायर ऑफ सर्विस को GST में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, और अगर मुझे GST में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है तो मैं टैक्स क्यों चार्ज करूंगा? अब मोदी जी ने कहा, यार है ना, बात सही है ना। एजेंट ने कहा, कह रहे यार बात तो तेरी सही है। वहीं पीछे दूसरा एजेंट था, मोदी जी ने कहा चल तू हट, ओ दूसरे एजेंट भैया तुम आओ, हमें पता चला तुमने भी पॉलिसी बेची और तुमने काहे GST नहीं लिया कमीशन पर। कह रहे राठी मोदी जी, सेम आंसर एज द फर्स्ट एजेंट। हम लोग कान लगा के सुन रहे थे, सेम आंसर। मतलब हजारों लाखों एजेंट्स में से दोस्तों, more than 90 to 95% of the agents were not collecting tax, with the view कि हमें तो GST में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है, और रजिस्ट्रेशन की लिमिट आप ही ने दी है। अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। हाँ सही बात है कि नहीं है? तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, देयर वाज सब्सटेंशियल रेवेन्यू लॉस टू द गवर्नमेंट, क्योंकि दोस्तों LIC करोड़ों करोड़ों रुपए कमीशन के तौर पर देती है, और उस पर जो GST इन्वॉल्व हो रहा था दैट वाज वेरी वेरी लो, बहुत ही मिनिमल नॉमिनल अमाउंट मिल रहा था सरकार को। तो मोदी जी LIC के हेड ऑफिस पहुंच गए और LIC के डायरेक्टर रूम में घुस गए, और डायरेक्टर रूम में घुस के बोलते हैं, अरे भाई साहब ये आप इतना कमीशन देते हैं, आप इस पे GST क्यों नहीं देते? तो कहते हैं सामने वाले मांगते ही नहीं है। अगर आज मेरे को एजेंट मांगेगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन क्योंकि वो सामने वाला मांगता ही नहीं है, तो मेरी क्या बुद्धि फिर गई है कि मोदी जी मैं फालतू का उसे GST दूं? And because it was leading to substantial revenue loss to the government, मोदी जी ने कहा कि भाई साहब अब से कमीशन पर GST लगेगा। कहते हैं लेट्स से अगर आपका कमीशन 50,000 रुपए का है और इस पर अगर GST @18% है, तो 9,000 रुपए GST बनती है, टोटल होता है 59,000 रुपीज। तो आप 59,000 ही देंगे। हाँ तो डायरेक्टर ने कहा अगर सामने वाला मांगेगा तो दे देंगे। कह रहे नहीं, ध्यान से सुनिए, आप LIC जो सर्विस रेसिपिएंट है, आपको हमने एक स्पेशल सेक्शन अंडर सेक्शन 9(3) में आपके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया है, जिसमें आप जितनी सामने वाले ने सर्विस दी 50,000 रुपए की, आप सामने वाले को 50,000 रुपए कमीशन देंगे, और 9,000 रुपए आप जाके गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। The LIC will deposit 9,000 rupees to the government. Sir, is not under employer-employee. No. The agents are not under employer-employee. The agents are always on principal-to-principal basis. The more policies you sell off, the more policies you deal with, the better commission is what you are going to receive. If you do not sell any policy in a particular month, no commission will be given to you. आपको कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है। अगर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होता बेटा, तो नेगेटिव लिस्ट में फंसकर GST वहीं हट जाता। ओके गाइस, एंड देयरफॉर यहां पर क्या सरकार को टैक्स कलेक्ट होने लगा,
The answer is yes. The government could collect tax in this scenario. Everybody clear about this point? Everybody clear about this point? एक बार दोस्तों एग्जाम्पल को फिर से देख लो, जो भी डाउट है पूछ लो, बिकॉज नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद द लिस्ट जहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM लगता है, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम गिविंग यू अ मिनट और टू टू रीड आउट दिस. फटाफट रीड आउट करिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूं दोस्तों. हाँ जी गाइस, एवरीबॉडी डन? आ जाओ भाई. आ जाओ. गुड्स नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं आया है ना आएगा. एक बार बस रीड आउट कर लेते हैं. नो डिटेल डिस्कशन इज गोना हैपन बिकॉज द लिस्ट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज सर्विसेज नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. आ जाओ भाई. कहते कैश्यू नट्स not shelled, peeled, BD wrapper leaves, tobacco leaves, supply of lottery, silk yarn, used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap, raw cotton, etc. ये सब किस में आते हैं दोस्तों? They fall in the category of the goods that has been notified under reverse charge scenario. आ जाओ guys. Services notified under reverse charge. सर्विसेज नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज, जिसमें पहली सर्विस आप लोगों के सामने है. बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है गाइस, एंड आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पे अटेंशन. अगर आज हम पहला पॉइंट भी कर पाए तो दैट्स अ बिग विक्ट्री फॉर अस. दैट्स अ बिग विक्ट्री फॉर अस. रीजन बीइंग गाइस, वी विल सेट द टोन फॉर द अदर पॉइंट्स टू कम इन. ऑलराइट गाइस, तो बाकी पॉइंट्स करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों. लेट्स गेट गोइंग. कहते हैं GTA, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, GTA सर्विसेज. कहते हैं सर्विसेज बाय GTA in relation to transportation of goods by road. तो दोस्तों बेसिकली यहां पर किन्हें कवर अप किया गया? ट्रक ड्राइवर्स को, GTA वाले ट्रक वालों को. अब दोस्तों सरकार कहती है क्या GTA वाला सर्विस प्रोवाइड करता है? द GTA वाला प्रोवाइड सर्विस, और वो सर्विस क्या प्रोवाइड करता है कि एक इंसान का सामान एक जगह से उठाकर दूसरी जगह दूसरे इंसान को डिलीवर कर देता है, फॉर विच अ कंसिडरेशन इज बीइंग पेड टू द ट्रक वाला, जिसे अपन आसान भाषा में फ्रेट बोलते हैं. ऑलराइट गाइस, तो इन दैट केस सरकार ने कहा कि इट इज बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कैच होल्ड ऑफ द ट्रक वाला. और आप लोग जानते भी हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में भी मोदी जी ट्रक वालों से थोड़ा सा बच के रहते थे. उनसे कहते थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स निकालो, इनकम कंप्यूट करेंगे, तो ट्रक वाले क्या कहते?
आपको बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, ट्रक के सामने आइए, हम देते हैं। अभी कह रहे हैं नहीं नहीं, इसीलिए वहां पर उनकी इनकम भी प्रिजम्पटिव बेसिस पर कैलकुलेट करी जाती थी अंडर सेक्शन 44 AE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब सरकार ने कहा यहां पर, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। एक बार मोदी जी ऑलरेडी ट्रक वालों के सामने जा चुके थे इनकम टैक्स की बात करने, तो वो जानते थे कि यहां पर जाके दाल नहीं गलने वाली, यहां पर जाके ट्रक वालों से बात करेंगे, बोलेंगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फिर जो आप सप्लाई करते हैं उसके लिए टैक्स इनवॉइस रेज करिए, आप जो भाड़ा लेते हैं उस पर आप जीएसटी कलेक्ट करिए, और उसमें से आप अपना आईटीसी माइनस कर रिमेनिंग अमाउंट इस तारीख तक हमारे पास जमा कराइए, उसके बाद आप जीएसटी रिटर्न जमा कराइए। क्या ट्रक वाले भैया इतना करने वाले हैं? ट्रक वाले भैया ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अपनी जेब में से तंबाकू निकालते हैं, फिर उसका एक पेस्ट होता है, पेस्ट निकालते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, और ऐसे ऐसे करके ऐसे समझ गए, कर मोदी जी रुको, अरे मोदी जी करे क्या कर रहे हो मेरे घर में, कर रहे मुंह बढ़ गया था यार, अगर नहीं ठुकते तो आपके कुत्ते पे आ जाता। नहीं नहीं, कह रहा ठीक है। हाँ जी, अब मेरे को बताइए दोस्तों, क्या मोदी जी उनसे ऐसे, सुनो तो, पूरा पान खाने के बाद मोदी जी उन्होंने थूका, कहते हैं मोदी जी कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए, जब तक वो अपनी फिर से वो पुड़िया और पेस्ट निकालने लग गए, ऐसे ऐसे करने लग गए। अब मोदी जी कह रहे हैं अरे कमाल कर रहा, मैं पूरा समझाऊंगा, फिर तुम्हारा मुंह भर जाएगा, तब तक फिर तुम दूसरी बार थूका थाकी करोगे। तो मोदी क्या कर रहे, समझ में नहीं आ रहा आपकी बात, तो आपको समझानी तो पड़ेगी ना फिर से। मोदी जी ने कहा रहने दे बेटा, तू खा और तू मेरे घर के बाहर जाके थूका थाकी कर। मोदी जी ने किसे पकड़ा? मोदी जी ने किसे पकड़ा दोस्तों? मोदी जी ने उस इंसान को पकड़ा जो इंसान इनसे सर्विसेज ले रहा है। मोदी जी ने कहा ना, ट्रक वालों को से टैक्स लेना बिल्कुल नामुमकिन है। तो मोदी जी ने किसको पकड़ा दोस्तों? मोदी जी ने पकड़ा फैक्ट्री वाले को। Services provided in respect of transportation of goods by road to any factory registered under or governed by the Factories Act 1948, any society registered under Societies Registration Act 1980, or under any law for the time being in force in any part of India, any cooperative society, any person registered under the GST law, any body corporate, which includes companies of course, any partnership firm including LLP, whether or not registered under any law for the time being in force, including AOPs, and any casual taxable person. तो सरकार ने 7 लोगों का नाम बोला। सरकार ने क्या दोस्तों? 7 लोगों का नाम बोला कि इफ दे आर द सर्विस रेसिपिएंट्स, they will be liable to pay GST under the reverse charge mechanism to the government. अब मेरा इस पर एक क्वेश्चन बनता है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरी मदद करें इस चीज में दोस्तों। लेट्स से दोस्तों, एक मैं ये श्रेय राठी आपका होस्ट दोस्त, मैं अनरजिस्टर्ड इंसान हूं, ध्यान से सुनना, मैं अनरजिस्टर्ड इंसान हूं। मैंने थ्रू जीटीए के थ्रू दोस्तों सामान भिजवाया दोस्तों एक फैक्ट्री वाले के पास, जो कि दोस्तों रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी लॉ। ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त श्रेय राठी, मैंने अभी सामान बेचना चालू किया है, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्रॉस नहीं हुई है, मैंने थ्रू अ जीटीए, थ्रू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ये सामान फैक्ट्री वाले के पास भिजवाया है। अब हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गुड्स। यहां पर 2 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं दोस्तों। सप्लाई नंबर वन बिटवीन श्रेय राठी एंड फैक्ट्री वाला, वो गुड्स का ट्रीटमेंट हो रहा है और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नो जीएसटी। वाई? क्यों जीएसटी नहीं लगेगा? बिकॉज सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड।
अनरजिस्टर्ड। और अगर अनरजिस्टर्ड है तो क्या दोस्तों, द ट्रांजैक्शन बिटवीन श्रेय राठी एंड द फैक्ट्री वाला, क्या दोस्तों वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में आया? क्या सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में आया? द आंसर इज नो, नहीं। नाउ जो मैं यहां पर बात करने बैठा हूं, वो मैं बात करने बैठा हूं सप्लाई नंबर 2 की। ये वाला आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले की बात करने बैठा हूं। तो यहां पर हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सर्विस प्रोवाइडर है सर ट्रक वाला, जीटीए। अब बात ये आती है, हु इज द सर्विस रेसिपिएंट? ये किसको सर्विस दे रहा है? जीटीए सर्विसेज दे रहा है ना, ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये हु इज द सर्विस रेसिपिएंट? इज इट श्रेय राठी और इज इट द फैक्ट्री वाला? इज इट श्रेय राठी और इज इट द फैक्ट्री वाला? आरती ने हाथ उठाया है। श्रेय राठी फैक्ट्री वाला, श्रेय राठी फैक्ट्री वाला, यस, वेल डन। विवेक ने सही बताया, द पर्सन पेइंग फ्रेट। भाड़ा कौन दे रहा है राठी जी, ये बता दो, हम बता देंगे। अरे भाई जो भाड़ा देगा उसे, वो फ्री का तो नहीं करेगा। व्हाई आर यू सेइंग फैक्ट्री वाला? व्हाट इफ आई एम पेइंग द भाड़ा? इंटरेस्टिंग पॉइंट था गाइस। आप दोनों को जो मैंने ऑप्शन दिए थे, श्रेय राठी एंड फैक्ट्री वाला, दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन पेइंग द फ्रेट। भाड़ा कौन दे रहा है? तो इन दिस केस इफ द भाड़ा इज बीइंग पेड, अगर जो यहां पर भाड़ा दे रहा है वो कौन है दोस्तों? हु इज द सर्विस रेसिपिएंट? पर्सन पेइंग फ्रेट। अब इधर ध्यान से सुनिएगा गाइस। अब लेट्स से केस नंबर वन, फैक्ट्री वाले ने भाड़ा दिया। तो इन दिस केस गाइस, जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फैक्ट्री वाला, क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि फैक्ट्री वाला फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ द 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स। क्या फैक्ट्री वाला 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स में फॉल करता है? द आंसर इज यस, वो पहली कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन दोस्तों, अगर इफ नाउ केस नंबर 2 गाइस, केस नंबर 2, अगर भाड़ा श्रेय राठी नहीं दिया था, श्रेय राठी जो कि अनरजिस्टर्ड इंसान है, अब मुझे बताइए, अगर सर्विसेज दी जा रही है अनरजिस्टर्ड इंसान को बाय अ जीटीए, तो क्या मैं इन 7 कैटेगरी में आता हूं? Do I fall under any of these 7 categories? The answer is no. I do not fall under any of these 7 categories, and therefore ये वाली सर्विस exempt है, इस पर जीएसटी नहीं है। ये आप चैप्टर नंबर 5 में सीखेंगे। मैंने खैर आपको यहां बता दिया, आप यहां पर भी सीखेंगे। एफसीएम नहीं लगेगा, आप सीखेंगे। ये देखो, मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं, एक टेबल बना रखी है, ये देखो। रेसिपिएंट इज अदर देन स्पेसिफाइड, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। एक बार अब दोस्तों ये पॉइंट ऊपर से लेके यहां तक का पढ़िए। गिव मी 1 मिनट, आई विल बी राइट बैक। पढ़िए गाइस, पढ़िए।
Yes, guys, done. हुआ. So D point में any person means D point में any person registered under the GST law लिखा है ना, but I was not registered under the GST law. Any person who is registered under the GST law. Was I registered under the GST law? No, I was not registered. अब यहां पर अवानी कह रही है सर प्लीज रिपीट द एग्जाम्पल. मैं रिपीट कर देता हूं एग्जाम्पल. इधर देखिए अवानी बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है एंड आई वुड वांट यू टू पे अटेंशन टू दिस पॉइंट. जीटीए के थ्रू मैंने सर्विसेज आपको दी. आप एक फैक्ट्री वाली हो. अब इधर ध्यान से सुनना, आप फैक्ट्री वाली हो, आप रजिस्टर्ड हो अंडर द जीएसटी लॉ. ये हमारी दोस्त अवानी. ओके, नाउ द पॉइंट इज if I am supplying goods through GTA to अवानी, तो यहां पर एक ट्रांजैक्शन तो मेरा और आपके बीच में हुआ अवानी बेटा, जहां पर I am the supplier of goods and you are the recipient. You are the recipient because goods वाला केस सेक्शन 9(3) में नहीं आता. यहां पर 9(3) में what are we talking about? We are talking about the services notified under reverse charge mechanism. We are not talking about goods. Okay guys, now जो मैंने आपको गुड्स दिए, क्या उन पर मैंने जीएसटी चार्ज किया आपसे? द आंसर इज नो, आई डिड नॉट चार्ज जीएसटी. एंड why I didn't charge GST? because I was an unregistered person. और अनरजिस्टर्ड पर्सन दोस्तों, क्या मैं टैक्सेबल पर्सन हूं? नहीं. and therefore no GST because supplier is unregistered. Now we talk about the second supply which has happened into this entire story, and that is the services by GTA of transporting goods from the warehouse of Shrey Rathi to the factory of Avani. Ab in this case, the service provider is 100% GTA. Who is the service recipient? Recipient कौन है? Service recipient कौन है? जो इंसान जीटीए को भाड़ा दे रहा है. जो इंसान जीटीए को भाड़ा दे रहा है. अब दोस्तों इधर ध्यान से देखेंगे. केस नंबर 1, अगर फैक्ट्री वाला भाड़ा दे रहा है तो फैक्ट्री वाला क्या दोस्तों इन 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स में आएगा? क्या इन 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स में आएगा फैक्ट्री वाला? हाँ सर, फैक्ट्री वाला तो पॉइंट नंबर ए में ही आ जाता है. करेक्ट. एंड बिकॉज वो पॉइंट नंबर ए में ही आ जाता है, तो क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग गया? क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग गया? द आंसर इज यस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग गया. इधर देखिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. दूसरा, अगर फैक्ट्री वाले ने भाड़ा नहीं दिया होगा, श्रेय राठी ने भाड़ा दिया, मैंने कहा सामान मैं भेज रहा हूं, भाड़ा मैं दूंगा. नाउ द पॉइंट इज क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड हूं, तो एम आई फॉलोइंग इन द 7 स्पेसिफाइड लिस्ट? द आंसर इज नो. Because I am unregistered, I am not falling in the 7 specified list, and therefore the services of GTA in this scenario has been exempted. उसे माफ कर दिया गया. All right, guys. Everyone clear about it? Every one of you guys clear about this point? Now moving on to the next point, जो कहता है provided further that, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया दोस्तों ये वाला, डबल स्टार. प्रोवाइडेड. अच्छा चलो मैं आगे का पॉइंट पढ़ूं उससे पहले आप लोग मुझे ये बताइए सर एग्जेम्प्ट क्यों हुआ? ये नहीं समझ आया, क्योंकि शिल्पा चैप्टर नंबर 5 में एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी वाले चैप्टर में क्लियर कट लिखा है कि अगर जीटीए की सर्विसेज अदर देन 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को दी जाएगी तो उसे माफ करा गया है. ओके, उसे माफ किया गया है. चैप्टर नंबर 5 में इस वाले को माफ कर दिया गया है. नाउ द पॉइंट इज, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अगर जीटीए वाला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है, जीटीए वाला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है, तो जीटीए ने जो सर्विसेज दी, क्या उसको टैक्स कलेक्ट होगा? मैं जानना चाहता हूं कि जीटीए वाला टैक्स कलेक्ट कर पाएगा? Will the GTA be in a position to collect tax? The answer is no. GTA will not be able to collect tax क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट जाकर सरकार को टैक्स पे करता है.
तो जीटीए ने जो सर्विसेज दी उसे क्या हम एग्जेम्प्ट सप्लाई मानेंगे? द आंसर इज यस, एंड दैट इज वन एग्जांपल जो मैंने पहले भी लिया था। दैट इज वन एग्जांपल दोस्तों जो मैंने पहले भी लिया था। और यहां पर ये वाला ए बी वाला, नहीं सॉरी एक्स वाई वाला, एक्स ने अगर आगे सामान वाई को बेचा है और वाई को बेचते वक्त रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग गया, तो एक्स ने जो सप्लाई करी उस पर उसने टैक्स कलेक्ट नहीं करा, तो क्या उसकी सप्लाई को एग्जेम्प्ट माना गया? और एग्जेम्प्ट मानने की वजह से क्या उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिला? द आंसर इज नो। अब जीटीए वाला ट्रक वाला कहता है, एक स्मार्ट प्रोफेशनल ट्रक वाला, जैसे अब आप लोग देखते हैं ना एमबीए चाय वाला, है ना, वैसे ही प्रोफेशनल ट्रक वाला। लेट्स से हमारे साथ चैट बॉक्स में दो सीए विवेक के फादर का बहुत बड़ा बिजनेस है ऑफ हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ ट्रक्स। सीए विवेक के फादर के पास 25 ट्रक्स हैं एंड ही इज अ मिलियनेयर। अब ये सीए बन गया है, इसके पापा ने आके कहा कि बेटा तू बिजनेस में जुड़ जा, ये बिजनेस में जुड़ गया। इसने जाके पहले दिन जाके देखा कि ये तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चल रहा है, विवेक ने अपने पापा से कहा कि पापा अब मैं आ गया हूं और यहां पर अकाउंट्स की पूरी टीम है, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आप क्यों फॉलो कर रहे हैं? Why are you following reverse charge mechanism? तो पापा ने कहा यार अपने का कोई जीएसटी का टेंशन नहीं रहेगा ना, सामने वाला जाने जो हमसे सर्विसेज ले रहा है वही जाके सरकार को जमा कराते रहता है, हमारे माथे कुछ नहीं पड़ता। तो विवेक ने पापा को क्या समझाया होगा कि पापा अगर आप आगे से टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे हैं तो आप ट्रक्स पर, आप इतने सारे गुड्स पर, सर्विसेज पर जो जीएसटी पे कर आ रहे हैं, आपको उसका बेनिफिट भी तो नहीं मिल रहा, आईटीसी नहीं मिल रहा। पापा ने कहा यार बेटा आज मेरे को अपने ऊपर फक्र हो रहा है। बेटा कहता है पापा आप अपने ऊपर फक्र क्यों कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन तो मैं दे रहा हूं, फक्र मेरे ऊपर करिए। पापा कहते हैं फक्र इस चीज का हो रहा है कि मैंने तेरे को सीए की तैयारी करवाई, और करवाई तो करवाई, चलो राठी सर से टैक्स पढ़वाया, हाँ या ना? कह रहे देखो अपनी तारीफ करना राठी जी कभी नहीं बोलते, भूलना भी नहीं चाहिए। अब विवेक ने क्या कहा पापा से? विवेक ने कहा पापा आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करो, आप आगे से टैक्स कलेक्ट करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप आगे से टैक्स कलेक्ट करो, आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। अब विवेक के पापा और विवेक दोनों मोदी जी के पास गए और वहां पे गार्ड अंकल से कहते हैं कि हमें मोदी जी से मिलना है। तो गार्ड अंकल ने पूछा आप कौन? कहते हैं हमारा ना ट्रक्स का बिजनेस है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जुड़ी हुई कुछ बातें करनी है। कहते हैं नहीं 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 नहीं, और बिल्कुल अच्छे से सूट बूट पहन के गए। कहते नहीं नहीं नहीं, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा, ऐसे लोगों को नहीं देखा, आप कहां से ट्रक चलाते? कहते हम ट्रक नहीं चलाते, हमारे अंडर हम लोगों ने ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, देयर इज अ टीम, वी हैव 25 ट्रक्स विद अस। वो दोनों मतलब गार्ड अंकल ऐसे अचंभित। अब विवेक और विवेक के पापा मोदी जी के पास जाके बैठे, मोदी जी वैसे ही मास्क लगाकर आए, 2 से 3 कुर्ते के ऊपर रेनकोट पहनकर आए, इस डर से क्योंकि उनको क्या आदत थी कि ट्रक वाले तो ऐसे करके दबाएंगे और ऐसे करते रहेंगे। तो जैसे ही मोदी जी आए, ये बिल्कुल अच्छे से स्मार्टली ड्रेस्ड, और ये मोदी जी को देख के कहते बेस्ट, वो भी घर के अंदर, लीकेज है क्या पापा? ऊपर देखना, ये रेनकोट में क्यों बैठे हैं? अब मोदी जी कहते हैं अरे हम तो ट्रक वालों से मिलने वाले थे, आप लोग तो काफी सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं, आप कौन? कहते हैं हम ट्रक वाले ही हैं, हम ट्रक वाले ही हैं। कहते हैं ना 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 ना, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मेरी आंखों को कुछ हो तो नहीं गया। अब उन्होंने समझाया, कह रहे भाई साहब हम ट्रक वाले ही हैं, मगर हाँ हम ट्रक नहीं चलाते हैं, पता नहीं आपको, आपके गार्ड अंकल को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम ट्रक वाले हैं। अब विवेक ने समझाया सर आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रक वाला,
and I'm a proud son of my papa truckwala. Now we would like to make you understand that we want to take the benefit of ITC. मोदी जी कहते हैं बेटा थोड़ा तो हिंदी भी बोल, है अपनी मातृभाषा भूल गया सीए बनते ही? अच्छा थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही है मोदी जी तो आप बोल दीजिए मैं हिंदी में भी बोल दूंगा। कह रहे मेरे को दिक्कत नहीं हो रही, मेरे को हिंदी सुननी है। अब मोदी जी को कहता है मोदी जी देखो सीधी बात यह है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर फॉलो करना पड़ता है तो हमें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता, और क्योंकि हमें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता वो हमारी कॉस्ट में जुड़ता जाता है। आप क्यों नहीं हमें अलाउ कर रहे हैं, क्यों हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डाल दिया है? हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्यों डाल दिया है? हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। हमने नहीं चाहिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हमें आईटीसी क्लेम करना है। मोदी जी कहते हैं 2 दिन पहले आते ना, ये देख रहे हो दीवार पे लाल लाल निशान, कह रहे हाँ ढंग से पेंट नहीं हुआ आपके घर में। कहते हैं पेंट क्या, ढंग से पेंट हुआ था, व्हाइट पेंट था, लोग आके करके चले गए, वो लाल लाल वाले ट्रक वाले ही थे आपके भाई बंधु, उन्हीं के चक्कर में तो आरसीएम लगाया। समझ रहे हैं? मतलब कई ट्रक वाले कहते हैं हमें जीएसटी से कोई लेना देना नहीं, और कई ट्रक वाले कहते हैं हमें आईटीसी चाहिए। मोदी जी असमंजस में। अब मोदी जी ने क्या कहा, कह रहे विवेक बेटा तुम्हें आईटीसी चाहिए? कह रहे हाँ जी मोदी जी आईटीसी चाहिए। तो उन्होंने कहा जाओ आईटीसी ले लो। कह रहे कैसे ले ले? कहते आपके लिए हमने ऑप्शन दे दिया है कि आप चाहो तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकते हो। इफ यू विश यू कैन फॉलो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एज वेल। इधर देखिए दोस्तों, कहते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई वेयर द सप्लायर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन। सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है? जीटीए वाला। GTA has taken registration under the GST Act 2017 and exercised the option to pay services of GST in relation to transportation of goods supplied by him under forward charge mechanism. कह रहे मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करूंगा because I can avail the benefit of ITC. The supplier has issued, supplier again कौन? GTA, a tax invoice to the recipient charging central tax CGST at applicable rates and made a declaration as prescribed in Annexure 3 on such service invoice issued by him. और Annexure 3 में क्या डिक्लेरेशन देगा कि भाई मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म FCM फॉलो कर रहा हूं। ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई। GTA services are chargeable at the following 2 rates, rate 5% और 12%। 5% कौन से वाले सिनेरियो में है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या आईटीसी का बेनिफिट मिलता है? क्या जीटीए को आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज नो, जीटीए को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 5%, 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी या 5% आईजीएसटी provided GTA has not taken ITC on the goods or services used in supplied GTA services RCM। और 12% कब लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। 6% CGST SGST और 12% IGST where GTA opts to pay GST at set rate on all services of GTA supplied by it. In this case there is no restriction on availing ITC अवेल करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड on goods and services used in supplying GTA services by GTA forward charge mechanism. This is the chart guys, this is the chart। फटाफट रिवीजन टेबल देखिए, फटाफट रिवीजन टेबल देखिए गाइस। GST is payable at the rate 5%, no ITC। रेसिपिएंट is specified, रेसिपिएंट स्पेसिफाइड है और 5% वाला है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। The person liable to pay GST is the specified recipient। दूसरा राइट हैंड साइड देखिए, where GST is payable at the rate 12%, ITC is allowed, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? रेसिपिएंट is specified, recipient is specified। The person liable to pay GST is GTA, क्योंकि वो 12% चार्ज कर रहा है, उसे आईटीसी का बेनिफिट उठाना है। एंड लास्ट केस गाइस, बीच वाला, where the recipient is other than the 7 specified recipient, where the recipient is other than the 7 specified recipient,
मतलब अनरजिस्टर्ड है, कंज्यूमर है। ये आप चैप्टर नंबर 5 में सीखेंगे। इसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इट हैज बीन एग्जेम्प्टेड, इट हैज बीन एग्जेम्प्टेड। ऑलराइट गाइस, मजा आया? लास्ट पॉइंट करते हैं इस चैप्टर, इस वाले पॉइंट का, फिर क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में चला जाएगा। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, आई डू नॉट वांट कि हमारा ये वाला पॉइंट लास्ट में रह जाए। नोट, अमेंडमेंट आया दोस्तों एक, और अमेंडमेंट खेल 2 साल पहले का है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई, reverse charge mechanism shall not apply to services provided by a GTA by way of transport of goods in a goods carriage to department, establishment of the central government, state government, union territory, local authority या government agencies जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है अंडर द CGST एक्ट, but only for the purpose of deducting tax under section 51, and they are not supplying any taxable goods or services and not for making a taxable supply of goods or services. मैं फिर से रिपीट करता हूं, कहते हैं person liable to pay GST, that is pay to government, right? Yes, pay to government, pay to government. person liable to pay GST का मतलब है कि गवर्नमेंट को जाके कौन पे करेगा? बर्डन तो कंज्यूमर के, बर्डन तो रेसिपिएंट के ऊपर ही जाएगा ना। नेहा बेटा आ जा भाई। ये जो नोट बोलता है, इस नोट की क्या वजह हुई? इस नोट में दोस्तों देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पर्संस: डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया, तो जैसी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया दोस्तों, तो क्या वो चौथी कैटेगरी में आ गए? एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ। हाँ जी। अब जीटीए ने इन्हें सर्विसेज दी, जीटीए ने इन्हें सर्विसेज दी, तो मोदी जी अपने ही डिपार्टमेंट के पास जाके कहते हैं, भाई साहब आपने जीटीए से सर्विसेज ली है, अब क्योंकि आप रजिस्टर्ड हैं अंडर द जीएसटी लॉ, तो आपको सरकार को जीएसटी डिपार्टमेंट में टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अब वो कहते हैं, मोदी जी बड़े भैया हम कोई सामान या सर्विसेज तो बेचते ही नहीं है, हम आगे कोई सामान या सर्विसेज नहीं बेचते हैं। तो कहते हैं फिर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया? कहते हैं आप ही का कानून है, टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 51। टीडीएस अंडर जीएसटी की बात कर रहा हूं, टीडीएस अंडर इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं। टैक्स डिडक्ट करने बोला है आप ही ने अंडर सेक्शन 51। इसी वजह से हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। हमारा कोई और इंटेंशन नहीं है कि हम आगे सामान या सर्विसेज दें। कहते हैं अच्छा, कहते हैं हाँ, अगर आप आरसीएम हमारे ऊपर लगा देंगे तो अननेसेसरी कंप्लायंस बर्डन हमारे ऊपर बढ़ जाएगा रिगार्डिंग दिस। तो मोदी जी ने उन्हें माफ कर दिया। मोदी जी ने कहा इन सिनेरियो में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। मतलब क्या सर, फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? ना भाई ना, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म तो तब लगेगा ना जब जीटीए चाहता है आईटीसी बेनिफिट अवेल करने। तो इन दिस सिनेरियो गाइस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जीटीए फॉलो नहीं कर रहा है तो इट विल बी एग्जेम्प्ट, इट विल बी एग्जेम्प्ट। इस ट्रांजैक्शन पर फिर जीएसटी ही नहीं लगेगा। तो कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए by way of transport of goods in a goods carriage to a department, establishment of the central government, state government, union territory or local authority, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है only for the purpose of deducting tax under section 51 and not for making a taxable supply of goods or services. आ जाओ गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं गाइस। चलो लास्ट क्वेश्चन है, a registered GTA agency if providing services to an unregistered person, जीएसटी कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? सर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में नहीं आता, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बी ऑलराइट गाइस,
मजा आया आज के सेशन में. इट्स बीन 1 hour 38 minutes गाइस. It's been 1 hour 38 minutes. मजा आया? आया ना? इंश्योरेंस एजेंट वाला एग्जांपल देखना है. ये लो भाई. ये रहा. Please make sure that our conceptual clarity is absolutely taken care of. अगर conceptual clarity में गड़बड़ हो गई, सब गड़बड़ हो जाएगा guys. I'm telling you guys well in advance. Make sure conceptual clarity में सर क्लास पीडीएफ अवेलेबल नहीं आती बेटा. ये वाली पीडीएफ जो मैं लिखता हूँ वो अवेलेबल नहीं हो सकती. मतलब मैं चाहते हुए भी शेयर नहीं कर सकता. वो वाली दिक्कत है. आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे साथ साथ. माइक का कोई ग्लिच है? माइक अभी सही चल रहा है क्या? एवरीवन क्लियर अबाउट इट? चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. See you tomorrow morning at 10:30 a.m. for income tax, and we are going to wind up chapter number 2. बीच बीच में आवाज आती है मिक्स से. होना नहीं चाहिए यार. चलो आई विल चेक. ओके, आई विल चेक. ओके, चलिए जी गाइस, थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड अलविदा.